योर नेम मूवी आई थी 2016 में। इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे ये 98% फ्रेश है। मूवी के स्टार्ट में एक लड़की जागती है, इसका नाम है मित्सुहा। वो अपने आसपास की जगह और खुद को एक लड़की देखकर काफी हैरान होती है। अगली सुबह फिर वो उठती है, आज वो बिल्कुल नॉर्मल है। उसकी छोटी बहन युत्सुआ उसे उठाने आती है। वो स्कूल के लिए तैयार होती है। नाश्ता करते वक्त नानी कहती है कि आज वो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। युत्सुहा बताती है कि कल वो अजीब हरकतें कर रही थी। युत्सुआ कहती है कि वो किस बारे में बात कर रही है। न्यूज में एक कॉमेट के बारे में बताया जा रहा था। 1 महीने बाद ये कॉमेट अर्थ के करीब से गुजरेगा। ये दोनों स्कूल जाती हैं। रास्ते में मित्सुहा अपने दोस्तों से मिलती हैं। लड़के का नाम है तेसी और लड़की का नाम है सयाका। रास्ते में हम लोग मित्सुहा के बाप को भी देखते हैं जो इस टाउन का मेयर है। फिर से इलेक्शन होने वाले थे। वो स्पीच दे रहा था। मित्सुहा को देख के वो गुस्से से बोलता है कि वो ढंग से होके चले। मित्सुहा को बहुत बुरा लगता है कि उसने सबके सामने उसे डांटा। क्लास में टीचर टुलाइट के बारे में समझा रही थी। टुलाइट उस टाइम को कहते हैं जब ना दिन होता है ना रात। माना जाता है कि ऐसे टाइम में कुछ इंसान सुपर नेचुरल चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मित्सुहा की नोटबुक में किसी ने लिखा था तुम कौन हो। टीचर मित्सुहा को आवाज देती है। मित्सुहा खड़ी होती है। टीचर कहती है कि शुक्र है आज उसे अपना नाम याद है। वो कंफ्यूज होती है, उसे कल के बारे में कुछ याद नहीं था। सयाका उसे बताती है कल उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे मित्सुहा को भूलने की बीमारी है। वो अपना डेस्क यहाँ तक के लॉकर तक भूल गई थी। उसने अपने बालों पे कंघी नहीं की हुई थी और वो पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। रात को नानी इन्हें बुनाई करना सिखा रही थी। ये इनके फैमिली ट्रेडिशन में शामिल था। ये श्रिन मेडन की फैमिली से बिलोंग करती हैं। वो उन बुनी हुई रिबन्स को लेके जाती हैं रिचुअल परफॉर्म करने के लिए। मित्सुहा का बाप तेसी के बाप के पास बैठा था। ये लोग इलेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। बाहर आके तेसी का बाप कहता है कि वो अब एक्सप्लोजिव यूज करना सीख ले। दोनों बहनें रिचुअल परफॉर्म करती हैं। पहले वो एक ट्रेडिशनल डांस करती हैं और उसके बाद चावलों को चबाकर एक कंटेनर में थूकती हैं। फिर वो उसे कवर करती हैं। ये फर्मेंट होने के लिए रखा जाएगा और इससे अल्कोहल बनेगी। इस ड्रिंक को कहा जाता है कुची कामी साके। ये रिचुअल परफॉर्म करते हुए कुछ क्लासमेट्स भी उसे देख रहे थे। उसे बहुत शर्म आती है। फाइनली रिचुअल ओवर होता है। मित्सुहा इतोमोरी शहर में रहती है। उसे ये शहर नहीं पसंद। उसका हमेशा से सपना है टोक्यो में रहने का। उसे अपनी लाइफ बिल्कुल नहीं पसंद। वो चिल्ला के गॉड से कहती है कि अगले जन्म में उसे एक हैंडसम टोक्यो बॉय बना के भेजा जाए। अगले दिन मित्सुहा की आंख खुलती है। वो एक लड़के की बॉडी में थी। इसका नाम है ताकी। ताकी का बाप उसे नाश्ता करने के बाद स्कूल जाने का कहता है। मित्सुहा को लगता है कि ये कितना रियलिस्टिक ड्रीम है। मित्सुहा जो ताकी की बॉडी में है वो स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। बाहर जाके उसे पता चलता है कि वो टोक्यो में है। वो किसी तरह ताकी के स्कूल पहुंचती है। वो ताकी के दोस्त शिंता और सुकस्सा से मिलती है। वो अपना लंच लाना भी भूल गया था। वो दोनों अपना लंच उसके साथ शेयर करते हैं। ये तीनों कैफे जाते हैं। प्राइसेस देख के मित्सुहा हैरान थी। वो कहती है कि ये एक ड्रीम है तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो महंगा खाना खा भी ले। खाने के बाद उसे मोबाइल के स्केड्यूल में पता चलता है कि उसे काम करने जाना है। मित्सुहा ताकी की वर्क प्लेस नहीं जानती थी। वो उसके दोस्तों से पूछती है। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर की पार्ट टाइम जॉब करता है। मित्सुहा वहाँ काम करती है। वो बहुत सारी गड़बड़ करती है। सारे उस पर शोर करते हैं कि आज ताकी को पता नहीं क्या हो गया है। एक कस्टमर ताकी से कहता है कि उसकी पिज्जा में टूथपिक है। ये इनकी चालाकी थी बिल ना पे करने की। मिकी आके इस मामले को संभालती है। वो आदमी कटर से मिकी की स्कर्ट पे कट लगाता है। मित्सुहा उसे अपने साथ ले जाती है। वो उसकी स्कर्ट उसे स्टिच करके देती है। वो उसकी स्कर्ट अच्छे से डिजाइन करती है। मिकी कहती है कि उसने पहली दफा ताकी की फेमिनिन साइड देखी है। वो घर आके ताकी का मोबाइल देखती है। उसका स्केड्यूल देख के वो कहती है कि ताकी कितना ऑर्गेनाइज्ड है। वो उसकी मोबाइल डायरी में लिखती है कि आज उसने क्या किया है। मित्सुहा ताकी के हाथ पे अपना नाम लिखती है। वो सो जाती है। सुबह जब वो उठता है तो ताकी की बॉडी में ताकी ही था। हाथ पर नाम और मोबाइल डायरी में लिखा हुआ देखकर वो काफी हैरान होता है। उसे सुकस्सा पे शक था कि कहीं ये उसका प्रैंक ना हो। शिंता कहता है कि आज वो फिर कॉफी पीने जाए। वो कहता है कि नहीं उसे काम पे जाना है। शिंता कहता है कि क्या आज उसे अपने काम की जगह याद है। वो आगे से हैरान होता है। वो काम के लिए जाता है। शिंता कहता है कि आज ये बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है। वो काम पर जाता है। सारे वेटर्स उस पे गुस्सा थे क्योंकि वो भी मिकी को पसंद करते हैं, लेकिन मिकी का दिल उसने जीत लिया। मिकी आके सबको हेलो कहती है और वो ताकी को स्पेशली हेलो बोलती है। दूसरी तरफ जब मित्सुहा उठती है तो उसके हाथ पे लिखा हुआ था कि मित्सुहा तुम कौन हो।
मित्सुआ अब अपनी बॉडी में ही थी। वो स्कूल जाती है, सारे उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वो सयाका से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। वो कहती है कि कल उसने लड़ाई की थी। हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है कि स्टूडेंट मित्सुआ का मजाक उड़ा रहे थे। वो गुस्से से बेंच को लात मारती है। मित्सुआ कहती है कि क्या कल उसने ये सब कुछ किया। वो भागकर अपने घर जाती है। वो अपनी डायरी चेक करती है। वो नोटबुक पे लिखा हुआ देखती है। ये सब कुछ ताकी ने लिखा था। यहाँ इन दोनों के साथ साथ हमें पता चलता है कि ये दोनों प्लेसेस स्विच कर रहे हैं। इन्हें लग रहा था कि बॉडी स्विचिंग इनका ड्रीम है, लेकिन एक्चुअली में वो रियलिटी में हो रहा था। जब मित्सुआ ताकी की बॉडी में होती है तो ताकी उस वक्त मित्सुआ की बॉडी में होता है। ये रैंडमली एक दूसरे की बॉडी में चले जाते हैं। ये अचानक से बॉडी कैसे स्विच करने लगे, रीजन भी इन्हें पता नहीं था। बॉडी स्विचिंग तब होती थी जब ये लोग सो के उठते थे। ये दोनों सेम एज के हैं। हर बार बॉडी स्वाइप करने के बाद मित्सुआ ताकी की फोन डायरी में लिखती कि उसने स्वाइप होने के बाद क्या क्या किया, ताकि जब ताकी अपनी बॉडी में आए तो उसे कोई परेशानी ना हो। ताकि भी मित्सुआ की बॉडी में जाने के बाद ऐसा ही करता ताकि आसपास के लोगों को उन पे शक ना हो। ये लोग रूल्स भी सेट करते हैं कि बॉडी स्वाइप करने के बाद ये लोग नहाएंगे नहीं और एक दूसरे को गलत तरीके से टच नहीं करेंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं ताकि मित्सुआ की बॉडी में उठता है। न्यूज में दिखाया जाता है कॉमेट कुछ दिनों बाद अर्थ के करीब से गुजरेगा। नानी मित्सुआ जिसकी बॉडी में ताकी है और युत्सुहा ये गॉड को ऑफरिंग देने जाती हैं। रास्ते में नानी उन्हें बुनाई की इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं कि जो वो बुनी हुई रिबन्स बनाती हैं ये और कुछ नहीं बल्कि फ्लो ऑफ टाइम को शो करता है। धागा टूटता है, उलझता है, फिर जुड़ता है, यही टाइम है। ये लोग श्राइन पहुंचती हैं गॉड को ऑफरिंग देने के लिए। रिवर को क्रॉस करती ही दादी कहती हैं कि यहाँ से अंडरवर्ल्ड शुरू होता है। अगर कोई भी इंसान यहाँ आ जाए तो उसे जाने से पहले अपनी सबसे प्यारी चीज को पीछे छोड़ना पड़ता है। नानी की ये दोनों बातें याद रखना। ये कुची कामिसा के गॉड को ऑफर करती हैं। ऑफर करने के बाद नानी नोटिस करते हैं कि मित्सुआ का बिहेवियर स्ट्रेंज है। वो उससे कहती हैं क्या वो ख्वाब देख रही है। ताकि अपनी बॉडी में उठता है, न जाने क्यों वो रो रहा था। मिकी का मैसेज आता है। वो मोबाइल डायरी चेक करता है। आज मित्सुआ ने उसकी डेट फिक्स की थी। वो मिकी के साथ डेट पर जाता है। वो पूरा दिन साथ गुजारते हैं। ताकि इतोमोरी शहर की तस्वीरें एग्जीबिशन में देखता है। मिकी कहती है आज वो बिल्कुल डिफरेंट पर्सन है। दूसरी तरफ मित्सुआ भी अपनी बॉडी में उठती है। वो अपने बालों में रेड रिबन पहनती है। न जाने क्यों वो भी रो रही थी। इतोमोरी शहर में रात को कॉमेट देखने के लिए एक फेस्टिवल रखा गया था। मित्सुआ किमोनो पहनकर अपने दोस्तों से मिलती है। वो उसे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि उसने अपने बालों को कटवा लिया था। ये लोग कॉमेट देखते हैं। कॉमेट का नजारा बहुत खूबसूरत था। कॉमेट का छोटा सा हिस्सा उससे अलग होता है। इसी के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। दूसरी तरफ ताकि सोचता है कि जब ये लोग प्लेसेस दोबारा स्विच करेंगे तो वो उसे बताएगा कि उसकी डेट कितनी बुरी गुजरी। इसी तरह बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। इनकी बॉडी स्वाइप नहीं होती। ताकि इतोमोरी शहर की तस्वीरें बनाता है। इसी तरह 2-3 हफ्ते गुजर जाते हैं। फाइनली ताकि डिसाइड करता है कि वो खुद इतोमोरी शहर जाके मित्सुआ से मिलेगा। मिकी और सुकासा भी उसके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं, जबकि शिंता उसके काम और घर की जगह संभालेगा। इन दोनों को लग रहा था कि ताकि अपने किसी ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने जा रहा है। ताकि उन्हें बॉडी स्वाइप होने के बारे में सब कुछ बता देता है। ताकि इतोमोरी शहर की फेमस लेक की ड्राइंग दिखाकर लोगों से उसके बारे में पूछता है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ताकि को इतोमोरी शहर के बारे में नहीं पता, उसे सिर्फ वहाँ की सीनरी याद है। मिकी और सुकासा भी उसके साथ थे। इतनी कोशिश करने के बावजूद ताकि को कोई भी सुराग नहीं मिलता। शाम को ये लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के रामन खा रहे थे। ताकि कहता है कि अब इन्हें टोक्यो लौट जाना चाहिए। वो अपनी ड्राइंग निकालता है। ड्राइंग देख के शॉप की ओनर कहती है कि ये तो इतोमोरी शहर की ड्राइंग है। इसका हस्बैंड इतोमोरी शहर में पैदा हुआ था। यहाँ ताकि को इतोमोरी शहर के नाम के बारे में पता चलता है। ताकि उनसे इतोमोरी शहर की लोकेशन पूछता है। इतोमोरी का नाम सुन के मिकी और सुकासा कहते हैं कि ये वही टाउन है जिसपे 3 साल पहले कॉमेट गिरा था। वो इतोमोरी शहर चाहते हैं जो पूरा बर्बाद हो चुका था। कॉमेट गिरने से वहाँ 2 लेक्स बन गए थे। इन्हें लगता है ताकि को कोई गलतफहमी हुई है। ताकि कहता है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई। सबूत के तौर पर वो मित्सुआ के लिखे हुए मोबाइल नोट्स निकालता है। अचानक से सारे नोट उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाते हैं। मित्सुआ के लिखे हुए कोई भी नोट्स अब वहाँ नहीं थे। ये लोग इतोमोरी शहर के बारे में सर्च करते हैं तो पता ये चलता है कि 3 साल पहले कॉमेट का एक छोटा सा हिस्सा इतोमोरी शहर पर जाके गिरा, जिसने 500 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इस हादसे में मरने वाले लोगों की जब ये लोग लिस्ट निकालते हैं उसमें 33
सायाका और मित्सुआ का भी नाम शामिल था। यहाँ मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ हो क्या रहा है ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। ताकि और मित्सुआ एक्चुअली में बॉडी स्वाइप करते थे, सिर्फ इनकी जगह नहीं बल्कि इनकी टाइमलाइन भी चेंज होती थी। ताकि 2016 में रहता है जबकि मित्सुआ 2013 में। जब ये बॉडी स्वाइप करते थे ताकि 3 साल पीछे मित्सुआ की बॉडी में चला जाता था और मित्सुआ 3 साल आगे चली जाती थी। उस रात कॉमेट के गिरने से मित्सुआ मर गई, तभी इनकी बॉडी स्वाइप होना बंद हो गई। ताकि होटल में बैठा था, उसे लग रहा था कि शायद ये सब इसका ड्रीम ही था। वहाँ मिकी आती है, ताकि की कलाई में पहनी हुई रेड रिबन के बारे में पूछती है। ताकि कहता है ये रेड रिबन उसे किसी ने कुछ साल पहले उसे दी थी, लेकिन उसे याद नहीं कि वो कौन था। रेड रिबन को देखकर उसे नानी की बात याद आती है। बुनाई करना फ्लो ऑफ टाइम है, यानी वक्त का बहाव। वो टूटता है, उलझता है और फिर जुड़ता है, यही टाइम है। उसे कुछ कुछ समझ आने लगी थी। मित्सुआ के साथ बॉडी स्वाइप करना इसका ख्वाब था या सच, ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो था उस श्राइन को ढूंढना जो इतोमोरी के कुछ फासले पर था। सुबह मिकी को ताकि का लेटर मिलता है, वो उन्हें वापस टोक्यो जाने का कहता है। खुद ताकि उसी श्राइन को ढूंढने निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे वो श्राइन मिल जाता है। श्राइन को देख के वो कहता है कि इसका मतलब ये सब कुछ ख्वाब नहीं था। वो नानी की बातों को साथ में दोहरा रहा था। रिवर को क्रॉस करते वक्त वो कहता है कि यहाँ से अंडरवर्ल्ड शुरू होता है। वो श्राइन में जाता है जहाँ कुची कामिसाके रखा था। ये बोतल उसने नानी और युत्सुहा के साथ मिलकर रखी थी जब वो मित्सुहा की बॉडी में था। इन दोनों बोतल्स पर फंगस थी क्योंकि ये इन्होंने 3 साल पहले रखी थी। यहाँ ताकि को सारी कहानी समझ आ जाती है। जिस मित्सुहा को वो जानता है वो 3 साल पुरानी है। वो कुची कामिसाके पीता है। वो इस यकीन के साथ पीता है कि अगर टाइम वाकई में पीछे मोड़ा जा सकता है तो उसे सिर्फ एक आखिरी चांस चाहिए। वो उठने लगता है, तभी उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिरता है। गिरते वक्त वो श्राइन की दीवार पर कॉमेट की तस्वीर भी देखता है। अगले ही पल हम लोग रेड थ्रेड को देखते हैं जो कि फ्लो ऑफ टाइम को शो करती है। ताकि मित्सुहा की पूरी लाइफ देखता है, जब मित्सुहा पैदा हुई, जब युत्सुहा पैदा हुई, जब इन दोनों की माँ की डेथ हो गई। इनकी माँ के मरने के बाद इनका बाप इन्हें छोड़कर पॉलिटिक्स में घुस गया। वो दोनों बहनें अपनी नानी के साथ रहने लगी। फिर ये लोग बॉडी स्वाइप करने लगे। मित्सुहा टोक्यो जा रही थी, फिर वो नानी से अपने बाल कटवाती है और उसके बाद किमोनो पहनती है। ये कॉमेट देखने जा रही थी। ताकि उसे देखकर कहता है कि वो कॉमेट देखने ना जाए। वो मित्सुहा को आवाजें लगाता है। मित्सुहा कॉमेट देखती है। कॉमेट का छोटा सा हिस्सा इतोमोरी शहर पर गिरने लगता है। मित्सुहा उसे देखती है। यहाँ स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो जाती है। ताकि की आंख खुलती है। सरप्राइजिंगली वो मित्सुहा की बॉडी में था। वो बहुत खुश होता है। वो युत्सुहा को देखकर रोने लगता है। युत्सुहा डर के मारे भागती है कि आज वाकई में उसकी बहन पागल हो गई है। वो न्यूज में देखता है कि आज रात कॉमेट दिखाई देगा। वो कॉमेट के गिरने से बिल्कुल 24 घंटे पहले उठा है। किस्मत ने इसे एक आखिरी चांस दिया है इन सबको बचाने का। नानी मित्सुहा की अलग हरकतें देखकर समझ जाती हैं कि वो मित्सुहा नहीं है। नानी को ये सब कुछ इसीलिए पता था क्योंकि जवानी में वो भी किसी के साथ अपनी बॉडी स्वाइप करती थी। उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं याद था। यहाँ तक कि मित्सुहा की माँ और इस जनरेशन में जितनी भी औरतें गुजरी हैं उन सब की बॉडी किसी रैंडम इंसान के साथ स्वाइप होती थी। यानी ये सिर्फ मित्सुहा का नहीं बल्कि इनका खानदानी मसला है। ताकि कहता है कि अगर उन्हें पता है तो वो बताना चाहता है कि आज रात एक कॉमेट गिरेगा जिससे सारे मर जाएंगे। नानी उसे देख के कहती है कि इस बात पे कोई भी यकीन नहीं करने वाला। ताकि तेसी और सायाका से मदद मांगता है। इस बार वो स्कूल में उसके बाल देख के हैरान होते हैं। वो उन्हें कॉमेट गिरने के बारे में सब कुछ बताता है। ये तीनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। तो प्लान कुछ ऐसे है, तेसी कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉम्ब फोड़ेगा। ये ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी हाईजैक करेंगे। सायाका माइक्रोफोन के जरिए अनाउंसमेंट करेगी स्कूल सेफ जोन है तो इससे किसी तरह सबको स्कूल लाना होगा। इनका ये खतरनाक प्लान सुन के सायाका डर जाती है क्योंकि अगर वो लोग पकड़े गए तो उन्हें जेल भी हो सकती है। मित्सुहा इतोमोरी के मेयर यानी अपने बाप को मनाएगी। सायाका मेक श्योर करती है कि कॉमेट वाकई में गिरेगा। तेसी बताता है कि बहुत साल पहले इसी जगह पे एक कॉमेट पहले भी टकरा चुका है। तभी ताकि ने उस श्राइन में उस कॉमेट की तस्वीर बनी हुई देखी थी। ये इसी प्लान पर काम करते हैं। ताकि मित्सुहा के बाप के पास जाता है। वो उसे कॉमेट गिरने के बारे में सब कुछ बताता है। मित्सुहा का बाप कहता है कि अगर वो सच कह रही है तो शायद वो पागल हो गई है। ये पागलपंती की बीमारी उसे जरूर अपने ननिहाल से मिली होगी। मित्सुहा का बाप कहता है कि वो टेंशन ना ले, वो डॉक्टर को कॉल कर रहा है। ताकि को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे टाई से पकड़कर खींचता है। मित्सुहा का ये बिहेवियर देखकर वो समझ जाता है ये उनकी बेटी नहीं कोई और है।
नेक्स्ट सीन में ताकि कुछ बच्चों को इतोमोरी छोड़ के जाने का कहता है। उसे युत्सुहा भी मिलती है। वो कहता है कि वो नानी के साथ इस टाउन को छोड़ के चली जाए। युत्सुहा कहती है कि आजकल उसे हो क्या गया है। वो ये भी बताती है कि कल मित्सुहा टोक्यो गई थी। तेसी और सायाका भी आ जाते हैं। ताकि उन्हें प्लान पर काम करने का कहता है। खुद ताकि भागकर श्राइन की तरफ जाता है। उसे याद आता है कि 3 साल पहले उसे रेड रिबन देने वाली लड़की मित्सुहा थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है 3 साल पहले यानी 2013 में, जब ताकि मित्सुहा को जानता नहीं था। मित्सुहा उससे टोक्यो में मिलने आई थी। वो ताकि से ट्रेन में मिली थी। ताकि जब उसे नहीं पहचानता तो वो काफी डिसअपॉइंटेड होती है। मित्सुहा को डिफरेंट टाइमलाइन के बारे में नहीं पता। वो समझ रही है कि वो ताकि से 2013 में ही बॉडी स्वाइप कर रही है, जबकि एक्चुअली में वो जिस ताकि से बॉडी स्वाइप कर रही है वो 2016 वाला है। ताकि सोचता है ये कितनी अजीब लड़की है। मित्सुहा ट्रेन से उतरने लगती है। ताकि उससे उसका नाम पूछता है। वो कहती है उसका नाम मित्सुहा है। वो अपने बालों में पहनी हुई रेड रिबन को उतार कर ताकि के हवाले करती है। इसी रिबन को वो अपनी कलाई में पहनता है। फ्लैशबैक से वापस आते हैं। मित्सुहा ताकि की बॉडी में उठती है। जब वो श्राइन से बाहर निकलती है तो इतोमोरी को देखकर वो हैरान थी। इतोमोरी शहर तो पूरा तबाह हो गया था। ताकि जो मित्सुहा की बॉडी में है वो भी श्राइन पहुंच जाता है। दोनों एक ही जगह में है लेकिन अलग अलग टाइम में। ताकि जो मित्सुहा की बॉडी में है मित्सुहा को आवाज लगाता है। मित्सुहा जो ताकि की बॉडी में है वो उसे सुन पा रही थी। ताकि भी मित्सुहा को सुन पा रहा था लेकिन ये एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। तभी टुलाइट का टाइम होता है यानी शाम होती है। ये दोनों वक्त की कैद से आजाद हो जाते हैं। यानी इनमें जो 3 साल का डिफरेंस है वो कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है। इसके साथ वो अपनी अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। मित्सुहा ताकि को देखकर रोने लगती है। ताकि उसे कॉमेट गिरने और अपने प्लान के बारे में समझाता है। ताकि उसकी रिबन भी वापस करता है जिसे उसने 3 साल तक संभाल कर रखा है। मित्सुहा इसी रेड रिबन को अपने बालों में पहनती है। टुलाइट यानी शाम का वक्त खत्म होने वाला था। ये एक दूसरे को भूले ना, इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये एक दूसरे का नाम अपने हाथों पे लिखेंगे। ताकि मित्सुहा के हाथ पर अपना नाम लिखता है। मित्सुहा उसके हाथ पर जब अपना नाम लिखने वाली होती है टुलाइट का टाइम खत्म हो जाता है। इनके बीच में टाइम का डिफरेंस फिर आ जाता है। ताकि कहता है कि वो मित्सुहा को कभी नहीं भूलेगा। वो मित्सुहा का नाम बार बार लेता है लेकिन अचानक से वो उसका नाम भूल जाता है। वो उसका नाम याद करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आता। दूसरी तरफ मित्सुहा भागती है इतोमोरी शहर को बचाने। साथ में वो ताकि का नाम भी याद करती है। मित्सुहा तेसी से मिलती है। वो दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। शहर की लाइट जाते ही सायाका अनाउंसमेंट करती है। वो अनाउंसमेंट करती है कि शहर में और भी बम ब्लास्ट हो सकते हैं। वो ये भी कहती है कि बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से जंगल में आग लग गई है, इसलिए वो शहर को जल्द से जल्द खाली करके स्कूल में आए। हायर अथॉरिटीज को पता चल जाता है कि कोई फेक अनाउंसमेंट कर रहा है। तेसी और मित्सुहा लोगों को शहर से बाहर जाने का कहते हैं। तेसी कहता है कि वो अकेले इन सबको यहाँ से नहीं निकाल सकते। मित्सुहा को अपने बाप को किसी तरह मनाना होगा। मित्सुहा अपने बाप को मनाने के लिए भागती है। वो ताकि का नाम भूल गई थी। कॉमेट का एक छोटा सा हिस्सा उससे अलग होता है। न्यूज दिखाई जाती है कि किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कॉमेट का टुकड़ा उससे अलग होगा। ये न्यूज 2013 वाला ताकि देख रहा था। वो बाहर निकलकर उस कॉमेट को देखता है। वो कहता है कि ये नजारा कितना खूबसूरत है। उसे क्या पता ये कॉमेट बहुत सारे लोगों की जान लेगा। दूसरी तरफ सायाका को पुलिस पकड़ लेती है। तेसी सबको शहर से बाहर जाने का कह रहा था। तेसी का बाप वहाँ आके उसे रोकता है। उसे ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है। फिर से अनाउंसमेंट होती है जो जहाँ पे है वहीं पे रहे। मित्सुहा कॉमेट को देखती है। उसके पास टाइम कम था। वो ताकि का नाम याद करने की कोशिश कर रही थी। ठोकर लगने से मित्सुहा नीचे गिरती है। उसे याद आता है उस लड़के ने अपना नाम उसकी हथेली पर लिखा था। मित्सुहा जब अपना हाथ देखती है तो उस पर लिखा था आई लव यू। मित्सुहा रोने लगती है। वो अपने बाप के पास पहुँचती है। कॉमेट का हिस्सा इतोमोरी शहर पर गिरता है। पूरा शहर तबाह हो जाता है। ताकि श्राइन में उठता है। उसे पता नहीं था कि वो वहाँ क्या कर रहा है। कॉमेट गिरने के 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। ताकि जॉब इंटरव्यू देता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती। हम लोग उसके दोस्तों को भी देखते हैं। शिंता के पास 2 जॉब ऑफर्स थी और सुकसा के पास 8। यहाँ हमें पता चलता है कि ताकि सब कुछ भूल चुका है। बॉडी स्वाइप होना, मित्सुहा के बारे में वो सब कुछ भूल चुका था। उसे बस इतना याद था किसी चीज को तो वो ढूंढ रहा है। वो जगह है या इंसान ये उसे नहीं पता। वो ट्रेन में एक रेड रिबन वाली लड़की को देखकर बेचैन होता है। पता नहीं क्यों लेकिन वो इतोमोरी शहर के बारे में पढ़ता रहता। इस बार इतोमोरी के बारे में इंफॉर्मेशन डिफरेंट थी। कॉमेट गिरा था लेकिन उसमें किसी की भी डेथ नहीं हुई। कॉमेट गिरने से पहले सारे शहर वालों को वहाँ से निकाल दिया गया था। यानी मित्सुहा अपने बाप को मनाने में कामयाब हो गई थी। ताकि रेस्टोरेंट में बैठा था। वहाँ हम लोग सायाका और तेसी को देखते हैं जिनकी शादी होने वाली थी। इन दोनों का नाम सुन के उसे लगता है कि ये इन्हें जानता है। वो वहाँ से बाहर जाता है। उसे वही रेड रिबन दिखाई देती है। रेड रिबन वाली लड़की भी उसे जाता हुआ देखती है। ताकि ट्रेन में था। वो अपनी ऑपोजिट ट्रेन में एक लड़की को देखता है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मित्सुहा है। एक दूसरे को देखकर उन्हें लग रहा था कि वो पहले कभी मिल चुके हैं। वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ
ढूंढने लगते हैं। फाइनली ये दोनों सीढ़ियों पर मिलते हैं। ये दोनों सब कुछ भूल चुके थे। वो दोनों अनजान बन के अलग अलग सीढ़ियों पर जाने लगते हैं। ताकि हिम्मत करके उससे पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। मित्सुहा रोते हुए कहती है कि शायद। ताकि भी रोने लगता है। दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब आपके कुछ ना कुछ इस मूवी से रिलेटेड डाउट्स होंगे तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगी। जैसे मित्सुहा के मैसेजेस डिलीट क्यों हुए? इसका सिंपल आंसर ये है, मित्सुहा पास में मर गई तो जाहिर है उसका फ्यूचर नहीं होगा। अगर उसका फ्यूचर नहीं है तो ताकी की बॉडी में जाके मित्सुहा ने जो काम भी किए वो सब भी नहीं होंगे। इसीलिए जब तक वो पास्ट में जिंदा थी तब तक उसके मैसेजेस ताकी के पास थे। लेकिन जब मित्सुहा कॉमेट गिरने से मर गई तो उसके मैसेजेस भी गायब हो गए। दूसरा ये कि वो अपने आखिरी स्वाइप के बाद रो क्यों रहे थे? इसका जवाब सवाल में है। आखिरी स्वाइप के बाद वो रो रहे थे क्योंकि अनकॉन्शियसली दोनों को पता था कि वो एक दूसरे से बिछड़ने वाले हैं। वो एक दूसरे को भूल क्यों गए? इसका जवाब हमें मूवी में मिलता है। नानी की बात अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था एक बार जो श्राइन में आ जाए उसे जाने से पहले अपनी सबसे प्यारी चीज को पीछे छोड़ना पड़ता है। ताकि और मित्सुहा श्राइन में थे, उन्हें जाने से पहले अपनी सबसे प्यारी चीज को पीछे छोड़ना होगा। ताकि के लिए सबसे प्यारी चीज मित्सुहा की यादें थी। बिल्कुल इसी तरह मित्सुहा के लिए ताकि की यादें प्यारी थी। तभी श्राइन से जाने के बाद दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को भूल गए। आखिर में बात करते हैं रेड रिबन की इम्पोर्टेंस के बारे में। सबसे पहली बात ये कि जैसा हमारे यहाँ माना जाता है कि जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं, बिल्कुल इसी तरह जापान में माना जाता है दो लोग जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं वो एक इनविजिबल रेड थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं। उनकी जिंदगी में जो भी हो जाए किस्मत उन्हें मिलाकर रहती है। दूसरा ये कि इस मूवी में रेड रिबन वक्त के बहाव यानी फ्लो ऑफ टाइम को शो करती है। दूसरे लफ्जों में कहूँ तो रेड रिबन एक तरह से टाइम को कंट्रोल कर रही थी। होप कि आपको ये मूवी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।